नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हां, हमारे किसान साथी हर विपरीत परिस्थिति में भी खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारी थाली में भोजन पहुंच सके। और ऐसे में किसानों को समर्पित इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि किसानों के लिए उपयोगी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा सके। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महिला किसानों के लिए विकसित नए कृषि मॉडल के बारे में। इसके साथ ही मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान स्वप्ना जेम्स से। इसके अलावा बात होगी परंपरागत कृषि विकास योजना की और अंत में देंगे जानकारी किसान सारथी मोबाइल ऐप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। आइए देखते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। दुनिया भर में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं और महिलाएं भी अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह गई हैं। कृषि का क्षेत्र भी अछूता नहीं है। भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए खास तौर पर कोशिशें की जा रही हैं। ओडिशा के 2 गाँव में खास परियोजना चलाई जा रही है। आइए इनके बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करना हो या उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाना हो, ये दोनों ही काम उनके सशक्तिकरण के बगैर मुमकिन नहीं है। भेदभाव आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, स्वास्थ्य संबंधी भी और तकनीकी भी। केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सशक्तिकरण की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के तहत एक परियोजना शुरू की है। परियोजना में लैंगिक रूप से संवेदनशील कृषि बागवानी फसल प्रणाली मॉडल तैयार किया गया है। इसमें छोटी और सीमांत महिला किसानों के लिए रोजगार बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके अलावा मध्य आय वर्ग वाली महिला किसानों और उद्यमियों के लिए पोषण सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। शुरुआत में कटक जिले के 2 गाँवों को इस परियोजना के लिए चुना गया है और इन्हीं 2 गाँव में क्लस्टर बनाकर काम हो रहा है। परियोजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। महिला किसानों के एक समूह ने परियोजना पर काम करके अच्छी खासी कमाई की है। रोजगार उत्थान मॉडल के तहत उसने सब्जी उगाकर 6,59,300 रुपए कमाए। इस कमाई में से 58,895 रुपए मूल्य की सब्जी घर में भोजन के रूप में काम आ गई और बाकी 5,60,405 रुपए की सब्जी को खुले बाजार में बेच दिया गया। इतना ही नहीं, इस समूह ने सब्जी उपज में भी 22 से 30% का इजाफा किया। लागत के मुकाबले सबसे ज्यादा बचत बैंगन और टमाटर में रही। दूसरी ओर प्रदर्शन के दौरान चावल उत्पादन में शुद्ध लाभ 64,213 रुपए हुआ, जबकि उड़द की औसत पैदावार में 16 से 20% तक इजाफा दर्ज किया गया। पोषण सुरक्षा संबंधी मॉडल में समूह की कुल आमदनी 8,45,750 रुपए रही। इस मॉडल के तहत समूह ने सब्जी और फलों की खेती की। इसमें से 60,76,600 रुपए के फल और सब्जियां समूह की घरेलू जरूरतों पर खर्च हो गए, जबकि 1,69,150 रुपए के फल और सब्जियों को खुले बाजार में बेच दिया गया। उद्यम प्रोत्साहन मॉडल के अंतर्गत 651 किलो धान का भूसा मशरूम उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे 1,30,280 रुपए की आय हुई। इस भूसे से उगाई मशरूम में से 39,084 रुपए की मशरूम घरेलू उपयोग में आ गई, जबकि 91,196 रुपए की मशरूम को खुले बाजार में बेच दिया गया। आम तरीकों के मुकाबले नई और आधुनिक विधि से उगाने पर मशरूम की पैदावार में 25 से 30% का इजाफा देखा गया। इन तीनों मॉडलों से अनन्य महिला विकास समिति के महिला किसानों को अच्छा मुनाफा हुआ। अब ये समूह क्लस्टर की दूसरी महिलाओं को भी इस तरह का मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। किसान साथियों, देश में इस समय कई जगहों पर खरीफ फसलों की कटाई चल रही है, तो वहीं कहीं कहीं पर किसान रबी फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। ऐसे में रबी की दलहनी फसलों में प्रमुख फसल चने की बुआई के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब दलहनी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर अधिक बल दे रही है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में दलहनी फसलों की खेती लगभग 260 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। दलहनी फसलों के अंतर्गत खरीफ मौसम में मुख्य रूप से अरहर, मूंग, उड़द की खेती की जाती है। वहीं चना, मसूर, राजमा एवं मटर की खेती रबी मौसम में दलहनी फसलें कहलाती है। अगर हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई के बाद रबी के सीजन में दलहनी फसलों की खेती करने का मन बना रहे हैं, तो चना भी फसल बो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि चने की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट और रेतीली मिट्टी लाभप्रद रहती है। बारानी क्षेत्रों में देसी चने की बुआई 10 से 24 अक्टूबर तक कर देनी चाहिए। वहीं सिंचित इलाकों में देसी और काबुली चने की बुआई 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कर सकते हैं। चने की बुआई से पहले खेतों की तैयारी करें और एक गहरी जुताई लगा दें। इससे बीमारी और खरपतवारों की संभावना कम ही रहती है। इसके अलावा बुआई से पहले बीज शोधन का नुस्खा भी अच्छी फसल लेने में काफी मददगार साबित होता है। इसलिए खरपतवार और कीट और रोगों की संभावना को रोकने के लिए बीज शोधन का कार्य करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज को 1.7 ग्राम बाविस्टिन और 1.7 ग्राम थिरम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इसके बाद दीमक से बचाव के हेतु 700 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस 20 EC को 1 लीटर घोल से उपचारित करें। आखिरी में राइजोबियम जैव खाद से उपचारित करके बुआई के समय 17 किलोग्राम यूरिया के साथ साथ देसी चने में 1 बोरा और काबुली चने में 2 सिंगल सुपर फॉस्फेट बोरा डाल दें। पोषण के लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें। आखिरी में बीजों को 1 फुट दूर लाइनों में बोएं। ध्यान रखें कि बीजों को 8 से 9 इंच गहराई पर ही बोएं। बुआई से पहले मिट्टी की जांच करवाएं और आवश्यकता अनुसार यूरिया और अन्य पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक सफल महिला किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप।
कृषि स्टार्टअप में आज हम बात करेंगे केरल में रहने वाली एक सफल महिला किसान स्वप्ना जेम्स की, जिन्होंने एकीकृत खेती को अपनाया और कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की और इसके लिए इन्हें राज्य सरकार की तरफ से कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। आज वो बाकी किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं स्वप्ना जेम्स से। स्वप्ना जेम्स ग्राम श्री कृष्णपुरम कुल्लकट्टुकुरिसी, जिला पलक्कड़, केरल की रहने वाली एक सफल महिला किसान है। इनकी शादी एक किसान परिवार में हुई थी। तब से वे खेती से जुड़ गई और खेतीबाड़ी में रुचि लेने लगी। स्वप्ना ने कृषि पर पहला औपचारिक प्रशिक्षण पलक्कड़, केरल से किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया और खेती की विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बारीकी से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 30 साल की खेती के बाद उनके कृषि फार्म को केरल में सर्वश्रेष्ठ फार्म घोषित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में कृषि विभाग केरल द्वारा इन्हें कर्ष कथिलकम पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और उनका परिवार 19 एकड़ में खेती करते हैं। उनका खेत थूथापूजा नदी से घिरा हुआ है। आधे क्षेत्र में वे रबड़ की खेती करती है और बाकी में वे बहुफसली खेती जैसे नारियल, सुपारी, कोको, जायफल, कॉफी, कटहल और काली मिर्च आदि की खेती करती हैं। उन्होंने अपने फार्म में वेचुरे नस्ल की 3 गाय भी पाली हुई है। इसके अलावा स्वप्ना जेम्स मुर्गी, बत्तख, बटेर और बकरी पालन भी करती हैं, जिसके कारण पशुओं से प्राप्त मल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग इन्होंने सब्जियों की नई और दुर्लभ किस्मों को विकसित किया और अपने खेत को जैव विविधता मॉडल हब बना दिया। सूखे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फार्म में तालाब का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन किया जा सके। साथ ही इन्होंने इस तालाब में मछली पालन कर आय का अतिरिक्त साधन भी खोज निकाला। इनके खेत में फसलों की विविधता की बात हो तो 45 किस्मों के आम शामिल हैं, जैसे चंद्रकरण, मल्लिका, सिंधुराम, कालापदी, 33 विविध कटहल के पेड़, गमलेस, मुत्तम वरिका, थेनवरिका, सिंधुरी, जायफल की 26 किस्में, 14 अलग अलग अमरूद के पेड़ जैसे बैंगनी, स्ट्रॉबेरी, मुंडीरी, चीनी और किलोगावा, 35 केले की किस्में, नींबू परिवार में 8 पेड़, 1 दर्जन पत्तेदार सब्जियां, आधा दर्जन भिंडी की किस्में और अन्य सभी कंद और विविध आकार और रंगों की सब्जियां भी मौजूद है। इनके पास औषधीय पौधों की किस्मों का भी संग्रह है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, कचोलम वायम्ब, कीजर, नेल्ली, करीनोची प्रमुख है। स्वप्ना और उनके पति ने प्राकृतिक धान की खेती भी करनी शुरू की है। इनकी सफलता में इनके परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले इनपुट्स का विशेष योगदान है। स्वप्ना कृषि विभागों द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में जाकर अन्य किसानों को अपने अनुभवों से साझा कर उन्हें प्रेरित करती है। उनके खेत से प्राप्त कीटनाशक मुक्त सब्जियों और फलों का बाजार में मांग और मिलने वाले दाम से किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। फसलों को जहर मुक्त करने और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार कई तरह की कोशिशों में लगी हुई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल इस समस्या को और भी गंभीर बनाता है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। आइए आपको बताते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ खास बातें। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमजोर किया है, वहीं वातावरण को भी प्रदूषित किया है। इससे उत्पादन में कमी आने लगी, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। ये योजना वास्तव में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाने का काम कर रही है।
ये ऐसी योजना है जो फसल की पैदावार से लेकर उसकी मार्केटिंग तक हर पहलू पर नजर रखती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन सहित कटाई के बाद प्रबंधन सहायता को इस योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसमें किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सहायता 3 साल के लिए दी जाती है, जिसमें से 31,000 रुपए यानी 62% इनपुट सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इसमें जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क शामिल है। ये खुशी की बात है कि इसके प्रति किसानों में रुचि बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 से अब तक 4,425 हेक्टेयर क्षेत्र में 11,000 किसानों को लाभान्वित करने वाले 220 समूहों के लिए असम को कुल 29 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने 2020-21 से बड़े पारंपरिक जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, द्वीपों, जनजातीय या रेगिस्तानी बेल्ट को प्रमाणित करने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जीएमओ और कृषि रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है। पूरी प्रमाणन प्रक्रिया 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है। ये रूपांतरण अवधि को 2 से 3 वर्षों से कुछ महीनों तक कम कर देता है और किसानों को प्रीमियम कीमतों पर अपनी उपज का विपणन करने की अनुमति देता है। इस तरह सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानेंगे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए फसल कटाई के बाद बचे अवशेष का उचित तरीके से प्रबंधन करना बेहद जरूरी है और ऐसे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और तमाम कृषि संस्थानों द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। खेती किसानी के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारी सरकार और कृषि वैज्ञानिक प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि समय समय पर ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे किसानों के विकास को बल मिल सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है
कृषि मंत्रालय का जो M&T डिपार्टमेंट है और जो हमारा एयर क्वालिटी कमीशन है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, सबकी तरफ से सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसके परिसर में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसे हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट कंट्रोल रूम कहते हैं। ये संस्थान की NRL बिल्डिंग में रूम नंबर 13 में जो ग्राउंड फ्लोर पे है, उसमें इसको स्थापित किया गया है और हमारे सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी ये है कि जो क्रॉप बर्निंग की जो केसेज हैं, उनसे संबंधित जो प्रयास हो रहे हैं, उनके बीच में इंटीग्रेशन किया जाए। अब जैसे ढेर सारी मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, जो हमारे 6 प्रभावित स्टेट हैं, उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। यहाँ पर ये जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट CRM स्कीम चल रही है, उसके तहत जो मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, उनका डिप्लॉयमेंट सही ढंग से हो, किस तरीके से वो काम कर रही हैं, कितना क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस जो बताई गई हैं उसमें कितना कवर हुआ है, कितना सफलता मिली है, वो सारी बातें यहाँ से बताई जाएंगी। और जो किसान भाई आदान प्रदान, सूचना आदान प्रदान का केंद्र है, इससे संबंधित किसान भाई सूचना दे भी सकते हैं और सूचना ले भी सकते हैं। तो अगर कहीं कोई बर्निंग के केस हो रहे हैं या कुछ कोई सुझाव देना चाहते हैं कोई हमें, तो वो बता सकते हैं यहाँ इस कंट्रोल रूम में। और हमारे से जितनी भी इससे संबंधित जानकारी है, चाहे वो समस्या किस एक्सटेंट तक है, समस्या का निदान क्या है, क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उस सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें जो 2 टेलीफोन नंबर रखे गए हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूँगा, आप उनको नोट कर लें। पहला है 7982300231, 7982332008। हमने एक ईमेल आईडी भी है, crm-control-agri@gov.in। तो इस ईमेल आईडी पर और इन दोनों नंबर पर आप कोई भी सूचना दे सकते हैं और कोई भी सूचना ले सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हर दिन हमारे वैज्ञानिकों की टीम वहां उपलब्ध है। आप ये जानकारी दे करके ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग की जो समस्या है, इससे निदान पाने में मदद करें। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों में शामिल है पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल, जिससे फसल अवशेष को खाद में तब्दील कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है, साथ ही बेकार पड़ा फसल अवशेष भी ठिकाने लग जाता है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन वाली कृषि मशीनरियों की बात करें तो रोटावेटर और हैप्पी सीडर भी काफी मददगार है, जिससे बिना परेशानी के फसल की कटाई करके और खेत में बची पराली को इकट्ठा करके निजी कंपनियों को बेचा जा सकता है। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। और ऐसे में किसानों के लिए कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से एक है किसान साथी मोबाइल ऐप। आइए देखते हैं क्या है इस ऐप की खासियत। किसान सारथी मोबाइल ऐप केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ये ऐप किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों को कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सीधे जुड़ने में सक्षम बनाएगा। इसके जरिए किसान कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर वार्ता करने और खेती किसानी से संबंधित सलाह प्राप्त कर सकेंगे। ये ऐप किसानों को लाइव कॉल, किसान पंजीकरण, मैसेजिंग और नई कृषि सीखने की सुविधा भी प्रदान करता है। किसान सारथी की मदद से किसान अच्छी फसल, उपज की सही रकम और भी कई मूलभूत चीजों की जानकारी हासिल कर पाएंगे।
किसान सारथी से मिली जानकारी से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से किसान अपनी फसल और सब्जियों को भी सही दामों पर और सही स्थान पर बेच सकेंगे। किसान सारथी पर किसानों की दैनिक गतिविधियों पर अधिकारियों की भी सीधी निगरानी रहेगी। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। अगर इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मुर्गी पालकों को क्या रखनी होगी सावधानी? मानिए चिकित्सक की सलाह, ना करें मनमानी। कैसे होगा रानीखेत रोग से मुर्गियों का बचाव? पोल्ट्री फार्म का कैसा हो रख रखाव? देखिए मुर्गियों में रानीखेत रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। इस रविवार अपना पशु चिकित्सक में शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कदम से कदम मिले, राह हुई आसान। महिलाएं लाई हैं बदलाव की बयार। सरकार ने दिया हर कदम पर साथ। कृषि स्टार्टअप से मिली आत्मनिर्भरता। देखिए विचार विमर्श में हमारी खास पेशकश, स्टार्टअप से सफलता। महिला किसान दिवस विशेष, शुक्रवार 15 अक्टूबर रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे, उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। अरे वाह, क्या आपको भी है पीएम किसान योजना के बारे में पूरी जानकारी? कहाँ और कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? किससे करना होगा संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? पीएम किसान योजना की पूरी जानकारी देखिए सरकार आपके साथ में, शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।